डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज थर्मोडायनामिक्स का माइंड मैप देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हीट और टेम्परेचर को या उससे रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर हम टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे, सो यू आर गेटिंग दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सो थर्मल इक्विलिब्रियम को सबसे पहले एक सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम और दो सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसको डिस्कस किया है। तो ये जो एक सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिस्टम, इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर सिस्टम के स्टेट वेरिएबल, सिस्टम के स्टेट वेरिएबल, तो स्टेट वेरिएबल किसे कहते हैं? सो ये जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, जिससे हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं या सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स like pressure, volume, temperature are constant with time, टाइम के साथ ये तीनों स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे अगर सिस्टम के, तो हम कहेंगे ये सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में है। सो क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ वन सिस्टम। ठीक है, मतलब उस सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? सो जिससे हम उस सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो वेरिएबल कौन से होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर दो सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सो दे आर नॉट ट्रांसफरिंग हीट, दे आर एट द सेम टेम्परेचर। तो क्या बोलेंगे? दे आर एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, या सिंपली नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर दो सिस्टम एक दूसरे से हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे या ट्रांसफर नहीं हो रही हीट, सो दोस टू सिस्टम्स आर थर्मली इक्विलिब्रियम। दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सिंपल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट आगे और आएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या कहता है? अगर दो सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, ये किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, देखो ए भी सी के साथ, ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसी तरह बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये जो ए और बी है ये भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अगर ए और बी किसी तीसरे सिस्टम के साथ, ए और बी किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दिस इज वी आर हैविंग द जीरोथ लॉ। क्लियर है? आसान, एकदम से सिंपल, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये आप इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। तो अगर चाहे तो आप यहां से लिख सकते हैं, व्हेन या इफ टू सिस्टम्स आर in thermally equilibrium with third system, with third system, then these two systems are also in equilibrium। तो किस इक्विलिब्रियम में रहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। सो दिस इज वी आर हैविंग जीरोथ लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दो छोटे से पॉइंट, जैसे व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब देखिए, थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो ऐसे सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ जो है हीट को एक्सचेंज करेगा। या एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ जो है हीट को एक्सचेंज करेगा। तो ये सिंपली क्या करेगा? सिस्टम which is exchanging heat
with the surrounding. Okay, with the surrounding, simple sir. So this is we are having thermodynamic system, thermodynamic process. Okay, therमोडायनामिक प्रोसेस मतलब एक ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे जिससे सिस्टम की स्टेट चेंज होती हो, जिससे सिस्टम की स्टेट चेंज होती हो. ओके, अ प्रोसेस ड्यू टू विच द स्टेट ऑफ a system changes. ओके, चेंजेस. अब देखिए यहां पे ऐसे एक और टर्म यूज किया गया, कॉसी स्टैटिक. ओके, टर्म क्या है? कॉसी स्टैटिक. कॉसी स्टैटिक ऐसे सिस्टम जो इनफाइनिटेसिमली स्लो है, वेरी स्लो. तो सिंपल यहां याद रख लो कि जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओके, कॉसी स्टैटिक प्रोसेस. क्या कहेंगे हम? कॉसी स्टैटिक प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस. तो ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो बहुत स्लो या इनफाइनिटेसिमली स्लो होते हैं उनको हम कॉसी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं. सो ये जो है हमने स्टार्ट में जो बेसिक चीजें थी वो हमने डिस्कस किया. चलिए, आपको पॉज करके कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, कॉपी कर लिया. ओके, चलो. सो नेक्स्ट, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर जो है ना आगे का डिस्कशन रहेगा. ओके, पूरा चैप्टर में अब आगे डिस्कशन उसी के ऊपर है. तो क्या है वो? सो वी आर हैविंग 3 इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. दैट इज वी आर हैविंग हीट, इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहेंगे हम, एंड वर्क. ओके, एंड वर्क. देखिए इसी के बेसिस पर थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वे में हम डेफिनेशन के हिसाब से हम देख लेंगे कि भाई क्या हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, वर्क क्या है. फिर उसके बेसिस पर हम जो है फर्स्ट लॉ देख लेंगे. ठीक है, फर्स्ट लॉ के बाद फिर हम इनके जो है साइन कन्वेंशन पर जाएंगे. चलो, सबसे पहले हीट क्या है? Yes, heat, it is a form of energy which is flowing due to change in temperature. Okay, ऐसा भी लिखा है अगर हम टेक्स्ट में देखें, it is something which is flowing due to the change in temperature. Okay, due to the change in temperature. और दूसरी जगह पे ये भी लिखा है कि it's a form of energy. Heat क्या है? It's a form of energy. So आप ऐसे लिख सकते हैं, it is a form of energy which flows due to change in temperature. ओके, ये जो हीट का फॉर्मूला रहेगा या डेल्टा, चेंज इन हीट भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो दैट विल बी NC डेल्टा टी. NC डेल्टा टी. अगर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो CP कर देंगे, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो फिर वो CV कर देंगे. ठीक है, ये याद रख लेना आपको. ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला NC डेल्टा टी. बहुत सारी जगह पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो हमने S लिखते हैं. ठीक है, और ये जो रहेगा ओके मास के हिसाब से लिखेंगे MS डेल्टा टी. आपने पढ़ा होगा MS डेल्टा टी. ठीक है, सो एनीवे अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म है वो है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी क्या है? ओके, इट इज द एनर्जी ऑफ molecules which are doing random motion. ओके, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिस्टम के वो रैंडम मोशन या डिसऑर्डर्ड मोशन जो कर रहे हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वही ओके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी. अब ये जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या इसको हम चेंज इन एनर्जी लिखते हैं डेल्टा यू. तो हर प्रोसेस के लिए ये फिक्स है NCV डेल्टा टी, यही आएगा. ओके, NCV डेल्टा टी, ये प्रोसेस के हिसाब से चेंज होगा. ओके, यहाँ पे अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो आपको ये जो स्पेसिफिक हीट है ये क्या आ जाएगी? कांस्टेंट प्रेशर वाली. वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली. ठीक है, तो ये आपको चाहिए. लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही फॉर्मूला रहेगा.
ठीक है। अब इसको जो है ना, ये CV को भी आप लिख सकते हैं। तो CV क्या होता है? ओके, ये होता है F/2 या 1/2 FR। तो इसी से ये फॉर्मूला डेल्टा यू आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 NFR डेल्टा T। ओके, अब फिर से जो है यहाँ पर आप जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT, तो वहां से आप फिर इसको चेंज करके आप P इंटू डेल्टा V के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, P इंटू डेल्टा V के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चल एनीवे, ये तो मतलब आपने जो है KTG में भी देख लिया होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी है। ओके, तो ये जो मेन इक्वेशन है मैं वो लिखते चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सो एक तो हमने हीट देख लिया, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है वर्क डन। तो वर्क डन क्या है? मैकेनिक्स के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो वी नो दैट फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करें, ओके, वर्क डन, सो वर्क डन W इज इक्वल टू, ओके, वी नो दैट दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने डिफरेंशियल वर्क, ओके, थोड़े थोड़े हिस्से से कर रहे, डिफरेंशियल ले लिया, तो यहाँ पे अब देखो ये जो dW इज इक्वल टू फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, सो दैट इज वी आर हैविंग इनटू dx, ये दोनों मिलके, ओके, दिस इज वी आर गेटिंग dV, सो dW इज इक्वल टू PdV। तो ये थर्मल वाला जो है फॉर्मूला हो गया, ये मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला हो गया। तो टोटल वर्क डन कैसे आ जाएगा? तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो P इंटू dV, सो दिस इज वी आर हैविंग वॉल्यूम, ओके, और ये प्रेशर है, तो V1 टू V2 या V इनिशियल टू V फाइनल आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वी आर हैविंग द वर्क डन। सो ये आपने फॉर्मूला जो है याद रखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके, फॉर वर्क डन। तो मैंने जनरल फॉर्मूले आपके सामने रख दिए। दिस इज फॉर हीट, दिस इज फॉर इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड दिस इज फॉर वर्क डन। अब ये तीनों के फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, simply this Q is equal to delta U plus W. This is we are having, okay, first law of thermodynamics. It is following the it is simply law of conservation of energy. First law of thermodynamics क्या है? ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं ये? देखो ये हीट जो है ना, अभी जैसे बोला, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर किसी सिस्टम को अगर हम हीट दे रहे हैं, सो दैट हीट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी और मे बी फॉर डूइंग वर्क। ओके, जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, तो उसमें का कुछ हिस्सा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज हो सकता है, इसी तरह से वर्क करने के लिए भी यूज हो सकता है। ओके, तो ये जो हीट है इसका दो हिस्से ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जितनी हीट दे रहे हैं हम, वो पूरी की पूरी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए लग जाए, या पूरी की पूरी हीट जो है ना उसको वर्क करने में लग जाए। ओके, तो पूरी वर्क करने में लग गई तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, या पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग गई तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब टोटल जो हीट है वो इन दो हिस्सों में भी डिवाइड हो सकती है, या पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी हो सकती है, या पूरी की पूरी वर्क डन के लिए भी यूज हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज सिंपल, वी आर हैविंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखिए इसके आगे, अब जो है ना ये जो टर्म्स है इसके अंदर, इसको हम समझते हैं। ओके, कि भाई ये जो है इनका जो साइन कन्वेंशन, कब हम जो है ना हीट को पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, ओके, जो इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव नेगेटिव होती है, हम वो देखेंगे। चले आप पॉज करके पहले कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? चलो अब देखिए साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे हम इसका। ठीक है, ये रब कर देते हैं हम सब। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां से कंटिन्यू। चलो, तो यहां लिखता हूं मैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है हीट के लिए देख लेंगे। ठीक है, सो ये हीट के लिए अगर हम किसी सिस्टम को, दिस इज वी आर हैविंग ए सिस्टम, ये इस तरह से मैं बता रहा हूं। ठीक है,
अगर सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, दिस इज वी आर गिविंग and this is we are taking out. So given to the system, ये okay, this is we are having given to the system, समझे इसको. So this will be positive. कैसी रहेगी ये? Positive. और taken from the system, taken from the system. So this is we are having negative. Okay, ये कैसी रहेगी? ये नेगेटिव रहेगी. अगर सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं तो वो हीट पॉजिटिव लेंगे, सिस्टम से हम रिमूव कर रहे हैं तो वो नेगेटिव रहेगी. दिस इज द साइन कन्वेंशन. याद रखें, ये जो है ना, जब ये लॉग ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये हीट पॉजिटिव लेना, नेगेटिव लेना, यही साइन कन्वेंशन यूज करना है. आपने सब सही किया लेकिन ये साइन सही नहीं लगाया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. अगर हमने बोला कि जो है सिस्टम को 30 जूल एनर्जी दी गई तो आपको वो +30 लेना है. अगर आपने माइनस ले लिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो ये जो है सबसे पहले हमने ये हीट के लिए देखा. किसके लिए देखा हमने? ये दिस इज फॉर हीट. ये हीट के लिए हमने साइन कन्वेंशन देख लिया. ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चलिए, ये टॉपिक, ये हेडिंग जो है अब मेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रहेगी. ठीक है, चलिए. सो नेक्स्ट हीट के बाद हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे. चलो, इंटरनल एनर्जी की साइन कन्वेंशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे. ओके, अब देखिए ये जो डेल्टा यू है, अगर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, या यहां पे हम बताएंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ओके, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ओके, बढ़ रहा है, फाइनल टेम्परेचर इज मोर. ओके, पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, अब 40 हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया. सो इन दैट केस दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव. कैसे लेंगे ये इंटरनल एनर्जी में चेंज? पॉजिटिव लेंगे. ओके, इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव. और अगर डिक्रीज हो रहा है सो दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव. ओके, समझ में आ रहा है सबको? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर कम होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ओके, ये हमने फर्स्ट वन, दिस इज वी आर हैविंग सेकंड वन. नाउ थर्ड वन इज वर्क डन. ओके, थर्ड वन इज वर्क डन. ओके, वर्क डन. अब देखिए यहां पे ये जो वर्क डन रहेगा, ओके, अब ये दो तरह से है. फिर से यहां पे अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन, और ये जो है ना कंप्रेशन, तो दो तरीके से समझे. एक तो वर्ड जो है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. ओके, क्या हो रहा है? यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. ओके, वॉल्यूम, जैसे हमने यहां पे टेम्परेचर की बात की थी तो यहां पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. यहां पे वॉल्यूम कंप्रेशन में क्या होगा? इट इज डिक्रीजिंग. तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तो ये वर्क डन हम पॉजिटिव लेंगे, और कंप्रेशन हो रहा है तो हम जो है वर्क डन नेगेटिव लेंगे. अब देखिए यहां पे साथ में हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये जो एक्सपेंशन और ये जो कंप्रेशन है उसको भी हम समझेंगे. चले इधर का हम जो है ना ये वर्क डन वाला यहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, ये रब कर देते हैं. ठीक है, देखो हम यहां से स्टार्ट किए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ते आए. अब यहाँ पे आगे इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. देखिए आपके टेक्स्ट में ऐसा दिया रहेगा, पिस्टन और सिलेंडर ऐसा जो है ना अरेंजमेंट दिया हुआ रहेगा. दो अरेंजमेंट आपको रहेंगे. यहाँ पे ये गैस सिस्टम ये समझ लीजिए, और यहाँ पे आपको ये इस तरह से ये जो है पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन जो है अरेंजमेंट. तो ये अगर इस तरह से, ओके, ये आउट हो रहा है, ओके, इट इज मूविंग आउटवर्ड, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये केस में क्या हो रहा है? ये वॉल्यूम बढ़ते चले जा रहा है, तो ये एक्सपेंशन हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सपेंशन. सिमिलरली हम इसी को एक और तरीके से बता सकते हैं. अगर ये हमने फिर से वही अरेंजमेंट ले लिया, ओके, यहाँ पे हमने अभी ऐसे बता दिया, ये पिस्टन बता दिया. अब जो है ना यहाँ पे हम इसको डिक्रीज होते हुए बता रहे, कंप्रेस होते हुए बता रहे. तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से बता रहे, सो दिस इज वी आर हैविंग कंप्रेशन. तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए. तो यहाँ पे ये जो है केस में,
अब जो वर्क हो रहा है, ओके, वर्क जो हो रहा है, तो यहां पे ये जो है ना गैस वर्क कर रही है सिस्टम के ऊपर, ओके, सिंपल जो है एक्सपांशन, ओके, गैस वर्क कर इसे ढकेल रही है। तो क्या हो रहा है, ये जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है। और अगर ये पिस्टन, ओके, मतलब ये पिस्टन सिलेंडर एक सिस्टम है और वो सिस्टम गैस के ऊपर वर्क कर रहा है, ओके, कभी ये इसके हिसाब से भी देता है, ठीक है। तो आपको ये एक्सपांशन जो हो रहा है, तो देखिए एक्सपांशन कब होगा, व्हेन गैस इज अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द दिस पिस्टन, तो वो एक्सपेंशन के लिए जाएगा, ठीक है। सो एनीवे सिंपल कंसेप्ट है, एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इसी तरह से कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वर्क डन विल बी जीरो। और अगर वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा, देयर इज नो एक्सपेंशन एंड नो कंप्रेशन, देन वर्क डन विल बी सिंपली जीरो, ठीक है। तो चले यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, सो इन दिस केस दिस वर्क डन will be positive and in this case work done will be negative हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो साइन कन्वेंशन आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया, ओके। सो दूसरी तरीके से भी समझ लो, अगर गैस सिस्टम के ऊपर वर्क करे, देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेंशन है थोड़ा सा शायद डिफरेंट रहेगा, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। आप यहां समझ ले फिजिक्स के हिसाब से क्या हो रहा है, ठीक है। तो दोनों की आप क्लियरिटी रखो, ओके, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना आपको वहां भी यूज होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में भी यूज होगा, डबल एडवांटेज वाला चैप्टर है, ओके। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो एमएसटी सीईटी में, ओके, और जो नीट है उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। एक दो टॉपिक जो है एमएसटी सीईटी में, ओके, वो बढ़ के रहेगा सीईटी में, बाकी जो है ना लगभग पूरा की पूरा सिलेबस जो है ना नीट की तरह ही है। तो आपको जो है ना ये सीईटी के लिए भी पढ़े तो नीट के लिए भी तैयारी हो जाती है, नीट के लिए पढ़े तो सीईटी के लिए तैयारी हो जाती है, ठीक है। चलो अब देखो ये जो है हमने एक्सपांशन और कंप्रेशन के हिसाब से पढ़ लिया है। सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव, ओके, इन विच केसेस हमने ये समझ लिया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और एक दो छोटे छोटे जो है ना कुछ कंसेप्टिव पॉइंट्स है, और फाइनली जो है ना मेन टॉपिक आता है आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो उस पे जाने से पहले दो तीन और पॉइंट है, चलो मैं अभी सब रब कर देता हूं, पॉज करके आपने कॉपी कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सिस्टम के प्रॉपर्टीज पर है, ओके, सिस्टम के प्रॉपर्टीज पर है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोसेस या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ओके, तो ये आपको केमिस्ट्री में भी है और यहां पर भी फिजिक्स में भी है। तो वो प्रॉपर्टीज जो है, ओके, वो है इंटेंसिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, ओके, प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की इसकी जरूरत नहीं है, ओके। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सिस्टम के किन प्रॉपर्टीज को बोलेंगे, ऐसे प्रॉपर्टीज जो है सिस्टम के डिवाइड होने पर भी, ओके, बदलते नहीं है, चेंज नहीं होते, ओके। जैसे हमने सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके, सिस्टम मतलब कोई भी चीज, हम जैसे सपोज हमने क्या किया, एक वायर ले लिया, वायर के दो हिस्से कर दिए, 1 मीटर का वायर लिया था, दो हिस्से कर दिया, आधा आधा मीटर हो गया। तो सिंपल, ओके, सिस्टम का मतलब ये है कि जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके कुछ पैरामीटर की मेजरमेंट करना होती है, सो दैट इज अ सिस्टम, ओके। जैसे डिटेल लेक्चर में जनरली ये बताया जाता है कि पूरा जो है ये, ओके, जो यूनिवर्स जो है वो दो चीजों में डिवाइड है, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। जो जिसके ऊपर हम जो है ना ये जो है स्टडी कर रहे हैं, उसके कुछ पैरामीटर को हमको मेजर करना है, एनालिसिस करना है उसका, तो वो सिस्टम हो जाता है, और रिमेनिंग सारी चीजें सराउंडिंग रहती है, ठीक है। तो एनीवे सिस्टम को अगर हमने, ओके, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्से 3 हिस्से जो भी है, अगर उससे उसके ऐसे प्रॉपर्टीज, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो चेंज नहीं होते, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं उसे कहते हैं हम एक्सटेंसिव, ओके। सो यहां पे नॉट चेंजिंग आफ्टर डिवाइडिंग, सिंपल लिख देता हूं मैं, नॉट चेंजिंग
when system is divided into n parts। तो n कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू 2 भी हो सकती है। और यहां पे हम लिखेंगे ओके चेंजिंग when system is divided into n parts। सिस्टम के अगर हमने n पार्ट्स कर दिए ओके तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। जैसे सिंपल हमने बोला था 1 मीटर का वायर है तो 2 हिस्से कर दिए आधे आधे, तो अब जो लेंथ हो जाएगी वो हाफ ऑफ मीटर होगी, पहले 1 मीटर थी अब हाफ हो गई। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि भैया लेंथ तो चेंज होगी, इसी तरह से उसका जो मास है वो भी चेंज हो जाएगा। सपोज पहले जो है 100 ग्राम था सपोज ओके, आपने मोटा सा वायर लिया जिसका जो है मास कितना था 100 ग्राम, अब उसके 2 हिस्से कर दिए 2 टुकड़े, अब क्या होगा 50-50 ग्राम हो जाएगा, तो मास भी उसका चेंज हो गया। इसी तरह से वॉल्यूम अगर चेक करेंगे तो वॉल्यूम भी जो है हाफ हो जाएगा ओके। लेकिन अगर हमने उस मटेरियल की डेंसिटी को चेक किया सो डेंसिटी विल नॉट बी चेंज। आपने उसके 2 टुकड़े किए ऑब्वियसली बट देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी। इसी तरह से जैसे अगर एग्जांपल ले ले, हमने 2 लीटर जो है हमने पानी लिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 अलग अलग बर्तन में 1-1 लीटर रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, पहले 2 लीटर था अब 1 लीटर हो गया, लेकिन क्या उसकी डेंसिटी बदली है? जो डेंसिटी 1 लीटर पहले 2 लीटर की थी वही डेंसिटी 1 लीटर की भी रहेगी। इसी तरह से उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी नहीं बदलेगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो डिवाइड होने पर भी नहीं बदलते। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल याद रखने के लिए ले सकते हैं डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहां पे ले सकते हैं आप लेंथ, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा, आप इस तरह से बता सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे नेक्स्ट जो रहेगा ओके इक्विलिब्रियम डिस्कस किया है, वापस जो है ना ये इक्विलिब्रियम यहां पे डिस्कस किया। इक्विलिब्रियम, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसके बाद दूसरे पर केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके बाद थर्ड जो है वो है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, जो हम स्टार्ट में पढ़ चुके, थर्मल इक्विलिब्रियम ओके। अब देखिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इनके ऊपर एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं ओके, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज जो है आ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए। इसके ऊपर भी बन सकता है, ये जो इक्विलिब्रियम है इनके ऊपर भी बन सकता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपको बहुत अच्छे से पता है ओके, कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है कि उस सिस्टम पर लगने वाली नेट फोर्स 0, या अगर वो रोटेट करने वाला सिस्टम है तो इसका उस पे जो है लगने वाला जो नेट टॉर्क है वो 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से एफ नेट इज इक्वल टू 0 और रोटेशनल मोशन के हिसाब से टाउ नेट इज इक्वल टू 0। सो द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसी तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो है ना सिस्टम में ओके नो केमिकल रिएक्शन इन द सिस्टम, अगर सिस्टम में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। या ऐसा भी होगा देयर इज नो चेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर ओके, मतलब वो जो है उस सिस्टम से कहीं और जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है ओके। सो ऐसे भी लिखा जा सकता है नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज या ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो एनीवे सिंपल ये है कि भाई उस सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे तो सिंपली वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी तरह थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये आपको मालूम है ओके कि अगर सिस्टम ओके हीट को एक्सचेंज नहीं कर रहा है ओके, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट,
या सेम टेम्परेचर, दो सिस्टम दोनों भी सेम टेम्परेचर पे और वो जो है एक दूसरे से ओके हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो ये इक्विलिब्रियम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो हमको जो प्रोसेस की क्लासिफिकेशन है वो देखना है, तो उसके बाद डायरेक्टली हम जो मेन हमको जो पढ़ना रहेगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ओके, उस पर आ जाएंगे। चलिए अब देखिए यहां पर अब हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी बोला क्लासिफिकेशन या जो टाइप्स ऑफ प्रोसेस है अलग अलग, तो उसमें सबसे पहले जैसे कि भाई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। तो यहां पे आप क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ प्रोसेस लिख दो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे जो है जैसे आइसोबैरिक आइसोकोरिक वो आगे आएंगे, ठीक है, आगे आएंगे। अभी उससे ऊपर के लेवल से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी और ज्यादा जनरलाइज्ड वे में हम जो है ना बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप आती है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहेंगे, ऐसे प्रोसेस जो अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाए, ओके। जैसे सिंपल कोई एक सिस्टम है, उसकी स्टेट चेंज हुई, वापस वो अगर अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये जो प्रोसेस है जिससे वो वापस सिस्टम जो है ना इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, तो हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सिंपल क्या है, देखो ऐसा प्रोसेस जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, ओके। मेल्टिंग ऑफ आइस एक ऐसा प्रोसेस, वापस जो है ना वो अगर वाटर में कन्वर्ट भी हो गया तो वापस आइस में जो है फ्रीज हो सकता है, वाटर से वापस वो आइस में फ्रीज हो सकता है या आइस बन सकता है। इसी तरह से स्टीम और जो है वेपर्स की का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या लेंगे हम यहाँ पर, ये वाले के लिए एग्जाम्पल देख लो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब ये जो दूसरा प्रोसेस है इरिवर्सिबल, मतलब ये जो है ना प्रोसेस वापस बैक नहीं हो सकता है, ओके। कैसे, सिंपल एग्जांपल कि अगर जो है ना हमने एक इन्फ्लेटेड बलून ले लिया, हवा भरी आपने अच्छे से, और उसको अगर पिन मार दिए, तो क्या होता हुआ, सडनली जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, अब वापस जाएगी क्या अंदर, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरह से जैसे टायर सडनली जो है ना क्या होता है, एकदम से पंक्चर हो गया, तो पूरी हवा टायर से निकल जाती है, ओके। अब वो ट्यूब पंक्चर हो गया है, तो अब वो प्रोसेस भी क्या है, इरिवर्सिबल है, वापस नहीं हो सकता। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैंडल आप जला रहे हैं, तो कैंडल जो है जलते जलते क्या होती है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्या वो प्रोसेस वापस हो सकता है, नहीं हो सकता। सो आप जो है ना ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल रिवर्सिबल के लिए, ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, melting of candle, melting of candle, puncturing of ओके ट्यूब, ओके, इस तरह से आप ले सकते हैं। सो पंक्चरिंग ऑफ ट्यूब, या आप जो है और इन्फ्लेटेड बलून भी, जैसे मैंने अभी बोला, वो भी आप लिख सकते हो, इन्फ्लेटेड बलून, ठीक है। सो इन्फ्लेटेड बलून, चलिए यहां लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो प्रोसेसेस कौन से रहेंगे, तो रिवर्सिबल प्रोसेस रहेंगे, ओके। जो हम एग्जांपल लेते हैं आइसोबैरिक आइसोकोरिक, ये जो है कैसे हैं कि भाई ये जो प्रोसेसेस हम डिस्कस करते हैं दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली हम ये कंसीडर करते हैं कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसके साथ एक और टाइप है प्रोसेस का, वो है साइक्लिक प्रोसेस, ओके, साइक्लिक प्रोसेस, ओके। अब देखो यहां पे हमको जो है
साइक्लिक प्रोसेस के साथ में एक और चीज हमको ऐड करना है। जो प्रोसेस जो है ना भाई इनिशियल स्टेट पे वापस साइकिल की तरह रहेगा, ओके, साइकिल की तरह। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करता हूं यहां पर, ओके, दैट इज वी आर हैविंग, ओके, इंडिकेटर डायग्राम। चलिए ये आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए इधर कर अब करते हैं, यहां पे मैं इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम डिस्कस करता हूं। चलिए सो यहां पे हम जो है पीवी डायग्राम, सॉरी हमने डिस्कस इससे पहले, ये आप जो है ना बाद में भी देख सकते हैं, पहले पीवी डायग्राम लेकर फिर आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो पीवी डायग्राम डिस्कस करेंगे। सो पीवी डायग्राम, इसी को दूसरा नाम है इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर, ओके, डायग्राम, ठीक है। पहले आप इसको कंसीडर कर लो फिर हम इस पर जाएंगे, ठीक है। आप ये समझ लेना कि फिर उसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है। तो अब पीवी डायग्राम क्या होता है, तो सिंपली ये जो आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ओके, तो ये होता है, ओके, इंडिकेटर डायग्राम। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सबसे पहले ले लूं, ओके, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो दो पॉसिबिलिटी है, यहां से यहाँ स्टेट ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, जो हमने अभी फॉर्मूला जो पढ़ा था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P इंटू डेल्टा वी। तो देखो एरिया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, सो ये प्रेशर और ये जो है वॉल्यूम, तो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो हमको ये जो एरिया लेना रहेगा ग्राफ का वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेना है, मतलब ये आप ये इस तरह का एरिया लेना पड़ेगा। दिस इज वी आर हैविंग द एरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑलमोस्ट ऐसा ही देता है, लेकिन कभी कभार ट्विस्ट करने के हिसाब से ऐसा भी दे सकता है, ओके, ऐसा भी दे सकता है कि भाई आपको जो है ना ये ऐसे ही बता दिया से, बट दिस इज वी एंड दिस इज पी, ऐसे उल्टा कर दिया। तो अब अगर आपको वर्क डन पता करना है तो यहाँ पे आपको ये प्रेशर वाली एक्सिस है, नहीं आपको वॉल्यूम वाली एक्सिस पे जाना है, एंड दिस इज वी आर हैविंग द एरिया, ये आपको पता करना रहेगा, ओके। सो देखिए हमने जो है ना एक यूनिक सीरीज शुरू की हुई है, ओके, एक सेम कंसेप्ट जो है 3-4 जगह या एक से ज्यादा जगह पे यूज होगा। तो उसमें हमने पहला जो वीडियो डाला था वो जो है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ, और उसके बाद जो है नेक्स्ट एक एरिया ऑफ द ग्राफ भी है। तो उसमें ये कंसेप्ट यूज किया, बताया हुआ है। यहाँ पे स्लोप के लिए भी ऐसे यूज कर सकता है, ओके। जैसे वी आई ग्राफ दे दिया उसने, तो आपको वाई एक्सिस पे देखना पड़ेगा, ओके। सो वी अगर वाई एक्सिस पे तो वी बाई आई रेजिस्टेंस होगा, अगर उल्टा कर देगा करंट को, अगर वाई एक्सिस पे देगा तो वो कंडक्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जनरली थर्मोडायनेमिक्स में देखा गया कि ऑलमोस्ट ऐसा ही देता है, बट रेयर टू रेयर के साथ ये भी याद रख ले, कभी हो सकता है चेंज के लिए ऐसा दे दे, तो हमको इसकी क्लैरिटी रहना चाहिए, ठीक है। चल, तो अब देखो ये तो मैंने आपको एक जैसा बता दिया। अब इसके आगे जो है ना, जो वर्क डन है, ओके, वर्क डन और या फिर जो है एनर्जी भी यहाँ पे हम इंडिकेट कर सकते हैं। एक और ग्राफ बताता हूं मैं, हाँ चलिए ये से यहां पर 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। देखो ये पीवी ग्राफ बता दिया हमने, और यहां पे इस रास्ते से ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये एक रास्ता, दूसरा ये वाला रास्ता, ठीक है। ऐसे हमने 2 रास्ते से, ये स्ट्रेट 1 है, ये स्ट्रेट 2 है, ओके, ये स्ट्रेट 2 है। अब यहां पे इस रास्ते से, ओके, जो चेंज आ रहा है, ओके, एनर्जी में चेंज या जो वर्क डन रहेगा या हीट रहेगा, तो ये वाले केस को हम लिखेंगे सपोज डेल्टा क्यू, सॉरी यहां पे हम लिख देंगे ये Q1 डेल्टा U1 और ये वर्क डन, ये वाले स्टेट के हिसाब से, और ये वाले स्टेट के हिसाब से लिख दो Q2 डेल्टा U2 एंड W2, ये W1, ओके, W1। तो यहां पे आप याद रखो, देखो ये जो है ना रास्ता अलग है, तो ये
यहाँ पे हीट भी अलग हो सकती है, ओके, हीट भी अलग हो सकती है, स्टेट बदल गई, यहां से यहाँ स्टेट बदल गई। तो ये जो हीट रहेगी, यहां पे मैं लिखता हूं Q1 is not equal to Q2. Similarly, W1 is not equal to W2. ओके, W2। लेकिन यहां पे तीसरा जो लिख रहा हूं आप गौर से देखो, डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2। वो किसी भी रास्ते से जाओ, ओके, ऐसे रास्ते से जाओ या ऐसे रास्ते से जाओ, ओके, जो एनर्जी के अंदर चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में वो सेम रहेगा। क्यों? ये स्टेट से ये स्टेट पे पहुंचे, चाहे वो ऐसा जाओ या ऐसा जाओ। तो यहाँ पे इसके लिए कंक्लूजन हम लिखेंगे, ओके, मैं यहां लिखता हूं, ओके, ये जो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, आप चाहे तो एक और भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक और पाथ भी बता सकते हैं, ठीक है, कौन से कितने भी आप पाथ बता सकते हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 ही पाथ बताए, यहाँ पे बीच में से एक और पाथ भी बता सकते हैं। तो यहाँ एनर्जी ये जो रहेगी, सॉरी, हीट और जो वर्क डन है वो सेम नहीं आने वाला, रास्ता बदलेगा तो वर्क डन और हीट जो है ना ये बदलने वाली, बट देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उतना ही रहेगा, ओके। वो ये नहीं देखेंगे कि किस रास्ते से जा रहे, वेयर वी आर रीचिंग, वो किस स्टेट पे पहुंच रहा है। तो ये जो सेकंड स्टेट पे जा रहे हैं, तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, सो इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम रहेगा। सो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। लेकिन ये जो Q और W है, ओके, हीट एंड यहां लिखते हैं, चलो एक पॉइंट ये लिख दिया, अब यहां पे दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, हीट एंड वर्क डन, हीट एंड वर्क डन आर पाथ फंक्शन, पाथ बदल जाएगा, रास्ता बदलेगा तो हीट भी बदल जाएगी, वर्क डन भी बदल जाएगा। सिंपल एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, देखिए कि अगर हमने, ओके, जैसे एक हेवी कोई चीज है, ओके, एक बैग है, समझ लो हेवी बैग है, जैसे राइस बैग होता है, ओके, 30-40 किलो का बैग है सपोज। अब वो आपको जो है ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो अगर घर में जैसे एकदम स्मूथ फ्लोरिंग है तो आप उसमें आराम से, ऐसे आपसे उठाया नहीं जा रहा, आपने ऐसे घसीटते हुए खींचते हुए लेके चले गए, स्मूथ फ्लोरिंग थी, आपको लेके जाने में बहुत ज्यादा, ओके, दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। अगर उसके जगह पे एकदम रफ सरफेस है, अब उस रफ सरफेस पे आपको खींच के लेके जाना है, दूसरा एक रास्ता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन ज्यादा लगेगा, ओके, पहले के मुकाबले में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो पाथ बदल गया तो वर्क भी बदल जाएगा। तो याद रखो, हीट और जो वर्क डन होते हैं इट्स ए पाथ फंक्शन, बट इंटरनल एनर्जी जो है इट्स ए स्टेट फंक्शन। आप किसी भी रास्ते से जाओ, यहाँ पे 10 रास्ते, आप चाहे तो ऐसा और एक रास्ता भी बता दो, ऐसा और एक बता दो, कहां पहुंच रहे वो इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी के लिए क्या है, आप कौन सी स्टेट से कौन से स्टेट में जा रहे हैं, बस। तो इट्स ए स्टेट फंक्शन, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, ओके, समझ में आ गया है। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, हीट एंड वर्क डन आर पाथ फंक्शन, ओके। एग्जाम्पल से आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप टेक्स्ट में देख सकते हैं कि टेक्स्ट में आपको ये जो है ना, इसका एग्जाम्पल ऐसा भी देता है, चलो यहाँ पे एक मैं बताता हूँ, ऐसे 3 आपको दे रखे होंगे, ये यहां से यहाँ पे एक रास्ता ऐसा बता दिया, एक ऐसा, और एक जो है ना ये थोड़ा सा और घुमाते हुए बताएगा, ये ऐसा, इसको बोलेगा डेल्टा U1, इसको बोलेगा डेल्टा U2 और इसको बोलेगा डेल्टा U3। सो डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3, ओके, इस तरह से जो है बताएगा, ओके। जस्ट मैं चेक करता हूं कि भाई वहां तक नजर आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, ओके, चलिए आ जा रहा है लगभग, ओके। सो अब देख लीजिए, ये जो है इट्स ए स्टेट फंक्शन, ये स्टेट से ये स्टेट में चला गया, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं, देखो ये जो अभी हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ प्रोसेस में, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्लियर हो गया। अब हमको जो है ना साइक्लिक प्रोसेस पे जाना है। साइक्लिक प्रोसेस में हमको ये जो पीवी जो रहेगा, ओके, इसका हमको यूज है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वर्क डन के लिए आपको जो है, जैसे हमने पिस्टन सिलेंडर वाला जो है फिगर बताया था, इसी तरह से पीवी डायग्राम के साथ भी बताता है, ठीक है।
तो चलिए अगर आप पॉज करके पहले कॉपी कर लो, ओके, तो मैं यहीं पे साथ में बताता हूं, ठीक। चलिए यहां पे मैं वापस बताता हूं, ओके। चलिए रब कर दे ये वाला हिस्सा, इसको रहने देते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो चलिए मैं ये रब कर देता हूं। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन ये क्लियर हो गए, कौन कौन से रहेंगे कौन। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये जैसे हमने वर्क डन के लिए बताया, तो ऐसे जो है ना ये एक्सपैंड हो रहा है, ओके। दो चीजें, ये P ये V, तो ये इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि भाई ये जो वॉल्यूम पहले इनिशियल ये था, अब ये है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया है। सो दिस इज वी आर हैविंग एक्सपेंशन, ओके। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये P ये V। तो यहां पे क्या है, आप जो है ना ये ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, ये ऐसे आ रहा है, सपोज ये ऐसे जा रहा है, तो यहां पे क्या होगा, आप कैसे भी बता सकते हैं, समझे, ठीक है ना। ये ऐसा भी बता सकते हैं, प्रेशर बढ़ते हुए भी बता सकते हैं, ठीक है ना। सो एनीवे जैसा भी रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो रहेगा, सो हियर वी विल गेट, तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज वी आर हैविंग V1, दिस इज वी आर हैविंग V2, ऐसे जा रहा है। तो यहां पे ये कंप्रेशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज वी आर हैविंग कंप्रेशन। तो अब ये एग्जांपल मैंने सिंपल समझने के हिसाब से बता दिए। वहां पे आपको जो है ना जैसे जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, थोड़ा सा कर्व लेके यहाँ पे, मतलब ये जैसे बताया ना, जैसे अगर एग्जैक्टली अगर बुक में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कर्व्ड बता देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये इस तरह से बता देगा, ये जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे, जो आइसोथर्मल टाइप का होता है ये ऐसा। इसी तरह से ये वाले प्रोसेस को भी थोड़ा सा चेंज करके बता देगा, ठीक है। मतलब ये जो है ना, सॉरी इसको जो है, चलिए एग्जैक्ट जो होगा होता है वैसे बता देता। आप ये ऐसे ड्रॉ कर ले, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला। तो आप ये नहीं देखने का, ओके, यहाँ पे ये जो है कंप्रेस हो रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, पहले इतना था अब इतना हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे कैसा रहेगा, ओके, वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव, यहाँ पे वर्क डन इज पॉजिटिव, एक्सपांशन हो रहा है वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन हो रहा है वर्क डन नेगेटिव रहेगा। तो आपको जो है ना पीवी डायग्राम से भी ये क्लैरिटी रहना चाहिए, ठीक है। अब और भी एग्जांपल दे रखा है उन्हें, एकदम से स्ट्रेट रखे, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर, मतलब उसने ऐसे बता दिया, सपोज एकदम से सिंपल, ये P और ये V, तो ये ऐसे बता दिया, ये जो है ना कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे जाते हुए बता रहे हैं, या आप ऐसे बता सकते, चलो ये ऐसे, तो पहले यहाँ पे ये जो है इस तरह से ऐसा बता दो, ये ऐसा। तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे ये V1 ये V2, तो यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल वो दे सकता है। तो आई थिंक आपको पीवी डायग्राम से भी ये जो वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव या कंप्रेशन एक्सपांशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। लास्ट जैसे मैंने बोला था कि ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें हमको साइक्लिक प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो, अब हमको सब रब करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये भी रब कर देते हैं, चले। तो अब यहां पर अब देखें साइक्लिक प्रोसेस, तो यहां पे सिंपली हम इंडिकेटर डायग्राम से या पीवी डायग्राम से ही समझ लेंगे। सो दिस इज वी आर हैविंग, ओके, ये पीवी, तो यहाँ पे आप इसको V1 का नाम दे दे, इसको आप V2 का नाम दे दे, दिस इज वी आर हैविंग, ओके। ऐसे आप जो है ना दिस इज P1 एंड दिस इज P2, ऐसे आप नाम दे दो, ठीक है। ये वाला दिस इज द प्रेशर P, ये ऐसे बता दें आप। तो अब देखो ये वाले केस में क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन इज एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड इन द साइकिल, इन द साइकिल, उसी साइकिल। अब यहाँ पे एक चीज और होती है कि भाई ठीक है आप वर्क डन तो पता कर लोगे, लेकिन वो पॉजिटिव निगेटिव कैसे रहेगा, तो आपको जो है ना यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ओके, क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो दिस विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है,
एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बी नेगेटिव। अब जो है अब एरिया निकालना है इसका, तो आप देख रहे हैं कि सर्कल है ये, ठीक है ना। एक बात और याद रख लो, साइक्लिक प्रोसेस का ये बिल्कुल मतलब नहीं है सिंपली कि भाई सिर्फ हमेशा ये सर्कल ही होना चाहिए। भाई साइकिल बोला है मतलब कंप्लीट क्लोज्ड होना चाहिए बस। तो वो किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या ट्रायंगल का भी शेप हो सकता है, या कोई भी और शेप हो सकता है, ठीक है। चलो इधर का मैं रब करता हूं, ओके। चलिए, तो यहां पे अब इसका एरिया कैसे लिखेंगे बताइए। ओके, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया कैसे लिखेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली पाई आर स्क्वायर नहीं चलेगा, आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं ये किस तरह से एरिया लिखेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू, हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये रेडियस होता है, दिस इज द रेडियस, लेकिन यहाँ पे ये एक्सिस पे वॉल्यूम है, ये एक्सिस पे प्रेशर है। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है इसके बजाय हम डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे, तो पाई इंटू आर ऐसे लिखेंगे। तो ये जो पाई है, आर को लिखेंगे हम डायमीटर डिवाइड बाय 2, और दूसरे को भी डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 डी इंटू डी। तो एक डायमीटर ये जो एक्सिस के हिसाब से लेंगे, दूसरा डायमीटर वाई एक्सिस के हिसाब से लेंगे। तो एक्स एक्सिस के हिसाब से क्या होगा, डायमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ओके, डायमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इसको समझे आप। सो पाई बाय 4 इंटू ये हो जाएगा आपका V2 माइनस V1, और ये हो जाएगा P2 माइनस P1। सो दिस इज वी आर हैविंग द एरिया। क्लियर है सबको, ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंप्लीफाई यार, हमने यहां से यहां तक का देख लिया, ये टोटल है, ये हाफ हो रहा है, बस वैल्यू लिया और सॉल्व कर लिया, नहीं, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 दे दिया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपको जो है ना स्क्वायर या रेक्टेंगल हो सकता है, ये ऐसे दे दिया सपोज, ठीक है, ये ऐसे आपको दे दिया है, ठीक है, यहां पे आपको इस तरह से दे दिया, ओके, लाइक दिस। अब क्या करेंगे आप यहां पर, तो अब देखो फिर से ये कि भाई ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, तो इसको आपने V1 मान लिया, इसको ये V2 है, दिस इज वी आर हैविंग P1 एंड दिस इज वी आर हैविंग P2। तो अब देखो डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे वर्क डन, ओके, निगेटिव आएगा। वर्क डन कैसा रहेगा, वर्क डन विल बी निगेटिव, ओके, वर्क डन विल बी निगेटिव। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये जो हम एरिया लिखेंगे इसका, सो दैट इज लेंथ इनटू विड्थ, तो डायरेक्टली हो जाएगा। सो एरिया या वर्क डन इज इक्वल टू ये लेंथ हो जा रही, तो हम लिखेंगे V2 माइनस V1 इनटू, ओके, P2 माइनस P1, इस तरह से लिखेंगे। और अगर ट्रायंगल दे देगा तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या लेंगे, ये पूरा ऐसा ले लेंगे, हाइट क्या लेंगे, P2 माइनस P1 ले लेंगे, बेस क्या लेंगे, V2 माइनस V1। तो इस तरह से आप जो है ना, अगर ट्रायंगुलर भी फॉर्म दे देगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चलो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये आपको ऐसा दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ठीक है ना। तो आपने ये P, ये V, तो दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज P1 एंड दिस इज वी आर हैविंग P2। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, वर्क डन इज इक्वल टू, अब ये जो भी शेप होगा आप उसके हिसाब से देख लो, ये डायरेक्शन मैंने लगा दिया, ठीक है, सपोज ये डायरेक्शन लगा दिया, तो 1/2 आप क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2। बेस कितना है, तो ये V2 माइनस V1 है, हाइट कितनी है, तो P2 माइनस P1 है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस है, ओके, साइक्लिक प्रोसेस, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट आता है, अब हम एक्चुअल प्रोसेस पर आएंगे, जो 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो आपको सिलेबस में है, और वो बहुत ज्यादा, ये तो सारी बेसिक चीजें हो गई, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज दैट, ओके, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। चलिए तो आप पॉज करके कॉपी कर ले इसको, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए रब कर दे रहे हैं हम इसको, ओके, पॉज करके कॉपी कर लिया आपने, ओके। चलो अब जो है ना आगे जाते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस, सो सिंपल वाला ले लेंगे, ओके, सिंपल वाले पहले 2 प्रोसेस, आइसोबैरिक एंड आइसो
कोरिक। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, हमको सिंपली अब यहाँ पे फॉर्मूले देखते चलना है उसके अंदर क्या रहते हैं। ओके, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये बहुत सारे पॉइंट्स थे, ये सारे हमने कवर कर लिए। ओके, तो चलिए पहला प्रोसेस आइसोबैरिक। ओके, हर एक से रिलेटेड एक 4-5 पॉइंट हम देख लेंगे। चलिए, सो फर्स्ट प्रोसेस आई विल राइट एज आइसोबैरिक। तो यहां पे आप चाहे तो हेडिंग लगा सकते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो फर्स्ट वन ये आइसोबैरिक। चले हम जो है ना यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे लिखते चले जाएंगे, अगर सब एक ही इस पे आ जाएंगे, एटलीस्ट दो हो जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो है आइसोबैरिक प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। ओके, प्रेशर कांस्टेंट। तो देखो जो चार्ल्स लॉ है, ओके, प्रेशर कांस्टेंट, उसके हिसाब से यहाँ पे रिलेशन बनता है। ओके, सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आप ये कर सकते हैं। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो V इज इक्वल टू एनआरटी बाय पी। तो ये सब कांस्टेंट है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, पीवी डायग्राम पे अगर देखेंगे, या एक और पॉइंट ले लेंगे, चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा, जीरो। क्यों, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप ये बता सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और अगर पीवी डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इज कांस्टेंट, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। आपको V और T का रिलेशन भी पूछ सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन आएगी, बट पीवी डायग्राम का ग्राफ कैसा आएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्योंकि मेन आपके लिए जो है ना, जो है सीटी के हिसाब से देखेंगे तो पीवी के ऊपर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। नीट के अंदर ये भी देगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद देखो, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स पढ़े, हीट पढ़ा, इंटरनल एनर्जी पढ़ा और वर्क डन पढ़ा, तो ये इसका जो है ना हमको क्या फॉर्मूला बनेगा हर एक जो है ना प्रोसेस में, ये हमको देखते चलना है। तो सबसे पहले चलो यहाँ पे जो है ना आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट, चलो हीट या जैसा वर्क डन से जो भी देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हमने हीट की बात की, हीट, सो हीट या सिंपली ओके, चलो डेल्टा क्यू या क्यू आप जो भी लिखे, सो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ओके, आपको मैंने बता दिया था कि भी एन सी डेल्टा टी होता है, तो एन अब ये सीपी डेल्टा टी हो जाएगा। क्यों सीपी, सो दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर। आपको बेसिक में लिखा दिया शुरू में मैंने, एन सी डेल्टा टी, अगर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो ये आपको पी सफिक्स लगा देना है, ठीक है। अब ये सीपी सीवी, सीपी सीवी हमने पढ़ा था 1/2 FR, इसी से आप सीपी भी लिख सकते हैं। ओके, सीपी क्या होता है, तो सीवी प्लस आर होता है, ठीक है। तो आप ये उसमें आर ऐड करके लिख सकते हैं, आर कॉमन ले लो, 1 + F/2, ये क्या हो जाएगा, चलिए यहां लिखता हूं मैं आगे। सो सीपी इज इक्वल टू F/2 + 1 × R, ठीक है। ये जो है हमने सीपी लिख दिया कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी। इसी तरह से अब देखो, जो हीट का फॉर्मूला हो गया, सीपी हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो जाएंगे हम, इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी, ओके, इंटरनल एनर्जी, सो दैट इज डेल्टा यू। सो डेल्टा यू क्या हो जाता है, हमने बोला हर एक इसमें, ओके, दैट इज NCV डेल्टा टी। तो CV का फॉर्मूला आप चाहे तो 1/2 FR वहां लगा सकते हैं। ओके, अच्छा, ये जो है आपको चाहे जो भी रहे, ओके, फॉर्मूला यही बनने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, सिर्फ एक प्रोसेस जैसा रहेगा कि भी आपको आइसोथर्मल, तो वहां पे वो जीरो हो जाता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो उसके हिसाब से इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो होता है। बाकी जो प्रोसेस है उसमें यही फॉर्मूला रहेगा। चलिए, उसके बाद वर्क डन की बात करेंगे। सो वर्क डन इज इक्वल टू ये Q माइनस डेल्टा यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो अब आप यहाँ पे ये कर लो, वर्क डन इज इक्वल टू Q कितना है, NCP डेल्टा टी, और ये NCV डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये N कॉमन ले लिया, CP माइनस CV आ गया, यहाँ पे डेल्टा टी भी कॉमन ले लिया, तो CP माइनस CV दैट इज इक्वल टू R। तो ये जो है NR डेल्टा टी। सो दिस इज वी आर हैविंग वर्क डन। ओके, दिस इज वी आर हैविंग वर्क डन।
अब इसका रेशो भी पूछ सकता है, एक बार एग्जाम में जो है ना ये आपको हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन इनका रेशो पूछ लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोबैरिक। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले प्रोसेस पर हम, आइसोकोरिक, ठीक है। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लें। अब इसको जो हम फास्ट कॉपी कर ले सकते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर हम लिखते चलेंगे आगे। तो पहला पॉइंट, चले तो आइसोकोरिक, ओके। तो क्या रहेगा यहां पे, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये P ले लेंगे, यहाँ पे V, तो ये हो जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो गे ल्यूसियक जो लॉ है, ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, तो अगर पीवी डायग्राम की बात करेंगे, या ये हमने लिख दिया, सो कांस्टेंट वॉल्यूम ये इस तरह का ग्राफ। आपको पीवी डायग्राम क्लियर रहना चाहिए हर एक प्रोसेस को, ठीक है। अब फिर से बात करेंगे ये, तो यहाँ पे अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीपी जो है क्या होगा, तो दैट इज सेम, ओके, उसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है आगे बढ़े, ओके। अच्छा, साथ में जो है ना, ये जो सीपीसीबी है, इसको गैमा के भी फॉर्म में आप याद रखें, ठीक है, गैमा के फॉर्म में भी, ओके। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, गैमा डिवाइड बाय गैमा माइनस 1 इंटू आर, और सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय गैमा माइनस 1 इंटू आर। तो ये जो है ना सीवी को लिखता हूं मैं, चलो, सीवी इज इक्वल टू 1 बाय गैमा माइनस 1 इंटू आर, और सीपी जो बन जाता है ये क्या हो जाता है, ओके, गैमा डिवाइड बाय गैमा माइनस 1 इंटू आर, इस तरह। तो ये आपको जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ गामा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो हम देखेंगे, सो कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से। अब देखिए ये जो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पहले हम ये इसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को बाद में देखेंगे, पहले वर्क डन, ठीक है, पहले वर्क डन पढ़ ले, क्योंकि वर्क डन की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्या है वर्क डन, चलो नेक्स्ट है वर्क डन। सो वर्क डन, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, सो वर्क डन विल बी 0, एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अब देखो आपके पास Q भी है, वर्क डन भी है, तो सिंपली अब आप इंटरनल एनर्जी पे जा सकते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, तो NCV डेल्टा T माइनस 0, सो दैट इज NCV डेल्टा T। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि भाई एक्सेप्ट, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, बाकी सारे प्रोसेस में ऐसा ही आएगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, इसको भी आप पॉज करके कॉपी कर लो। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल, थर्ड प्रोसेस है आइसोथर्मल। लास्ट वाला सेकंड हमने नंबर उसको 1 ही रख दिया था, ओके, दैट इज सेकंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो बॉयल्स लॉ वाला कंसेप्ट है, ओके, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम ये जो है PV इज इक्वल टू ये nRT, तो PV इज इक्वल टू सिंपली कांस्टेंट हो जाता, PV इज इक्वल टू सिंपली कांस्टेंट हो जाता। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ये PV डायग्राम देखा, तो आपको ये इस तरह का मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ओके, यहाँ पर पहला पॉइंट पे जाते हैं वापस हम, ओके। तो पहला पॉइंट क्या, हम वर्क डन के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस पे, अच्छा, पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे CT एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा Q लिख देते हैं हम, तो Q क्या हो जाता है, NCT डेल्टा T, ओके, NCT डेल्टा T। तो अब देखो CT इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q डिवाइड बाय N डेल्टा T।
अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा टी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली सी टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सी टी कितना हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम डायरेक्टली कर सकते, क्यों, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे चलिए ये हमने लिख दिया है, आगे बढ़ेंगे हम। चले, तो ये जो है डेल्टा यू, नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी, तो ये 0 है, सो दिस सिंपली डेल्टा यू इज ऑल्सो 0। तो अब देखो यहाँ पे ये जो सिंपली फॉर्मूला आ गया, ओके, कि जो डेल्टा यू 0 है। अब वर्क डन को वर्कआउट करेंगे तो वर्क डन आपने जो है ना डेरिवेशन किया हुआ रहेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है, सो वर्क डन, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी log to the base e, okay, that we are having v1 by v2, okay, sorry, p1 by p2। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम के हिसाब से लिखेंगे तो v2 by v1 हो जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं nRT log to the base e, ये हो जाएगा p2 by p1, सॉरी p1 by p2, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो है हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब देखिए स्लोप का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे स्लोप भी रहेगी, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। अब स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कितनी होती है, सो सिंपली देखो ये जो है माइनस, ओके, पी बाई वी, यहाँ पे आपको स्लोप याद रख लेना, ठीक है ना, जो डिटेल लेक्चर उसमें देख सकते हैं किस तरह से वर्कआउट किया, 2-3 स्टेप है उसमें आ जाता है। सो स्लोप इज माइनस गैमा बाय, सॉरी, माइनस पी बाय वी, क्या होती है, माइनस पी बाय वी होती है। अच्छा देखिए ये जो स्लोप है, ओके, थोड़ा सा हम जो है ना यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूं। देखो जो आइसोबैरिक थी ये पीवी, तो आइसोबैरिक, तो इसमें क्या बताया था हमने यहाँ पे, तो ये जो स्लोप है यहाँ पे कितनी हो गई, स्लोप इज 0। अच्छा आइसोबैरिक के अलावा आइसोकोरिक हमने अभी पढ़ा, तो आइसोकोरिक में किस तरह देखे हमने, सो दिस इज वी आर हैविंग पीवी, तो यहाँ पे ये स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप विल बी इन्फिनिटी, स्लोप कैसे रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। चले, तो ये जो है आप पहले पॉज करके कॉपी कर ले, हम जो है एक और प्रोसेस बचा एडियाबैटिक, वो हम देखें। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, फोर्थ प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में, ओके, जो हीट ट्रांसफर होती है, चेंज इन हीट दैट विल बी 0, ओके, यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होती है, मतलब हीट इज कांस्टेंट, हीट कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ओके। सो हर प्रोसेस के हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए कि आइसोबैरिक है तो कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक है तो कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पे आइडियाबैटिक तो कांस्टेंट हीट, हीट में चेंज नहीं आएगा, सिंपली डेल्टा क्यू विल बी 0। अब देखिए इसके जैसे हमने पॉइंट्स अभी पढ़े थे, ओके, आइसोथर्मल में हमने पढ़ा था पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्या आता है, तो यहाँ पे आइडियाबैटिक इंडेक्स वॉल्यूम की पावर में आ जाता है, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे अगर हम ऐसे लिखे P इज प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट हटा दे तो V की पावर गैमा, ये रिलेशन बनता। तो इससे अगर पीवी डायग्राम देखे, इंडिकेटर डायग्राम देखे तो क्या होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो हाइपरबोलिक ग्राफ, लेकिन यहाँ पावर ज्यादा है, सो हियर यू विल गेट द स्लोप इज, ओके, लार्जर एज कंपेयर टू आइसोथर्मल, ओके। अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने ये देख लिया, तो पहला पॉइंट, सबसे पहले हम जो है ना जो मोलार स्पेसिफिक हीट, ओके, हीट कैपेसिटी, ओके, तो यहाँ पे जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो Q के हिसाब से लिखेंगे, तो हमें पता है दिस Q या डेल्टा Q इज इक्वल टू विल गेट NC डेल्टा T, तो C क्या रहेगा, C इज एडियाबैटिक, तो C एडियाबैटिक के लिए क्या लिखेंगे हम, सो दिस इज डेल्टा Q डिवाइड बाय N इंटू डेल्टा T, तो डेल्टा Q 0 है तो 0 डिवाइड बाय N डेल्टा T, सो दैट इज ऑल्सो 0। तो ये आपको एक क्लियर हो गया कि भाई जो आइडियाबैटिक में जो मोलार स्पेसिफिक हीट होती है वो 0 होती है, जैसे हमने आइसोथर्मल में देखा था इनफाइनाइट हो रही थी, ठीक है। अब इसके साथ में दूसरा पॉइंट
हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो दैट इज सिंपली एनसीवी डेल्टा टी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, बाकी हर प्रोसेस में आपको यही मिलेगा। तो अब देखिए डेल्टा क्यू जीरो है, डेल्टा यू इतनी है, तो वर्क डन बहुत आसानी से आ जाएगा। सो यू कैन राइट दिस वर्क डन इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा यू, तो जीरो माइनस या डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू लिखो, जीरो माइनस एनसीवी डेल्टा टी। सो दिस इज वी आर हैविंग द वर्क डन, या आप ऐसे लिखे माइनस एनसीवी डेल्टा टी। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे तो एनसीवी डेल्टा टी ही होगा। अब इसको सीवी को आप चाहे तो माइनस एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, ओके, एफ बाई टू आर लिख सकते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, ठीक है। चले अब देखिए वर्क डन भी आ गया यहाँ पे। अब जो है ना, जो स्लोप है, हम वो वाला पॉइंट भी देख लेंगे, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ, ओके, एडियाबैटिक। तो यहाँ पे ये जो स्लोप होती है, ओके, स्लोप इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ओके, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा था स्लोप आइसोथर्मल में, ओके, माइनस, ओके, पी बाई वी, ये गामा लिख दिए, और ये पी बाई वी। सो दिस इज वी गॉट द स्लोप, ओके, ये गामा से मल्टीप्लाई कर लिया, स्लोप माइनस पी बाई वी थी, तो यहां से यहाँ पे आ गया माइनस गामा पी बाई वी, ये स्लोप हो गई एडियाबैटिक में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज की क्लैरिटी ले लो कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आप चाहे तो वहां थोड़ा सा लिख लो, आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, आइसोथर्मल, ओके, ये कैसा रहेगा, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ओके, बहुत स्लो प्रोसेस है। और जो एडियाबैटिक है इट इज रैपिड प्रोसेस, इट इज वेरी फास्ट और रैपिड प्रोसेस। जैसे इन्फ्लेटेड बलून में आपने पिन मार दी तो सडनली वो जो है ना, हवा उसमें की एयर जो है पूरी बाहर निकल जाएगी, या पंक्चर हो गया है टायर, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए इस एडियाबैटिक प्रोसेस को बोर्ड के टेक्स्ट में फ्री एक्सपांशन बोल के भी लिखा है, सो दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो सारे जो है इसमें हो गए, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोसेसेस है वो हमने समझ लिया, इसके साथ जो है ना, देखो दो तीन रिलेशन, ये जो रिलेशन हमने देखा था ये आपको याद रहना जरूरी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। तो क्या है वो रिलेशन, तो पहला रिलेशन तो आपको मालूम है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा रिलेशन आपको टी और वी की, टी वी के बीच में बनता है, तो टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा रिलेशन अब प्रेशर और टेम्परेचर का बनता है, तो यहाँ पे आप जो है P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको याद रहना पड़ेगा, ओके, इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है। तो यहाँ पे ये चारों प्रोसेस भी जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके साथ में एक चीज आपसे मतलब जो है, मतलब आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, चारों प्रोसेस को यूज करते हुए कंप्रेशन और जो है एक्सपांशन बताओ। चलिए हम वो भी जो है यहाँ पे ग्राफ, पीवी ग्राफ जो है बता देते हैं, आप पॉज करके पहले कॉपी कर लो, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया, आगे बढ़ेंगे। अब इन चारों प्रोसेस को देखकर देखिए, अब यहाँ पे हमारा लगभग पोर्शन कंप्लीट होने को है। तो यहाँ सबसे पहले ग्राफ में हम देख लेंगे कंप्रेशन, सॉरी एक्सपांशन देख लेंगे, चलो एक्सपांशन, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ये बता दें, ओके, ये एक्सपांशन हो रहा है सपोज, इसी तरह से ये एक हो, ये इस तरह आप बता दें, इसी तरह ये ऐसा एक बता दें, और ये ऐसे बता दें। अब आपको जो भी नंबर देना है, सपोज ये प्रोसेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, दिस इज प्रेशर एंड वॉल्यूम, ओके। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हर केस में, इसलिए ये एक्सपांशन वाला है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे मुझे बता दो सबसे पहले वाला कौन सा है, तो ये 1 जो है ना, दिस इज वी आर हैविंग, ओके, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबैरिक है। इसी तरह दूसरे वाला देखो, ओके, अगर स्लोप कम है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एडियाबैटिक में स्लोप ज्यादा होती है, कितनी, आइसोथर्मल में जितनी होती है उससे गामा टाइम्स बढ़ के, और गामा की वैल्यू 1 से बढ़ के होती है, तो इसका मतलब स्लोप इन एडियाबैटिक इज ऑलवेज मोर देन द स्लोप ऑफ
ओके आइसोथर्मल। तो यहाँ पे स्लोप कम है, इसका मतलब ये 2 जो है ना आइसोथर्मल है, जहां पे स्लोप ज्यादा वो आइडियाबैटिक। सो तीसरा रहेगा आपका आइडियाबैटिक, ठीक है, तीसरा रहेगा आइडियाबैटिक। और फोर्थ रहेगा आपका, देखो इसमें यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, सो दिस इज वी आर हमिंग आइसोकोरिक। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि भाई इनके वर्क डन के बारे में बताओ। तो देखो ये जो है ना, ये हमारा जो है ना ये आइसोबैरिक प्रोसेस, तो सबसे ज्यादा एरिया इसका आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा वर्क डन इसका रहेगा। उसके बाद जो है ना ये वाले का रहेगा, उसके बाद जो है ये वाले का रहेगा, और सबसे कम जो है आइसोकोरिक, उसमें सिंपली 0 रहता। तो वर्क डन मैं नंबर के हिसाब से लिखता हूँ, वर्क डन 1 is greater than work done 2 is greater than work done 3 is greater than work done 4 and this is simply 0, this is simply 0। तो ये हो गया एक्सपांशन में। इसी तरह हम कंप्रेशन में भी देख सकते हैं। चले सो कंप्रेशन में देख लेंगे हम यहां पे। सो सेकंड कंप्रेशन, ये इस तरह से आप बता सकते हैं, ओके ये ऐसे हमने बता दिया। लेट दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ओके ये इस तरह से हमने बता दिया। फिर से ये प्रेशर वॉल्यूम। अब यहां पे देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन रहा तो वर्क डन नेगेटिव। तो यहां पे फिर से पहले चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा किसका आएगा, तो इसको तो कम आएगा, फिर इसके बाद ये थोड़ा बढ़ के आएगा और ये और भी बढ़ के आएगा। तो यहाँ पे वर्क डन तो निगेटिव रहेगा, तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में अब सबसे ज्यादा किसका रहेगा, सो वर्क डन 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 3 is greater than magnitude of work done 2 is greater than magnitude of work done 1 is greater than work done 4। ये जो है 4th नंबर का आइसोकोरिक। तो यहाँ पे नंबर भी लगा दो, ओके फर्स्ट वन इज आइसोबैरिक, नंबर 2 आइसोथर्मल, ओके आइसोथर्मल। इसके बाद थर्ड वन ओके आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक। और फोर्थ वन दैट इज वी आर हैविंग आइसोकोरिक। तो आपके सामने वर्क डन भी बता दिया, मैग्नीट्यूड, ओके ये नंबर के हिसाब से आप देख लो। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सिंपली नंबर देके बोलेगा कि कौन सा प्रोसेस है या किस प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सारे जो प्रोसेस है वो सब हो गए, एक ही छोटा सा पॉइंट बचा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ओके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए पॉज करके आप कॉपी कर लो, ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो यहां हेडिंग लगा दो, चलो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ओके। अब देखिए इसके दो स्टेटमेंट है, एक है कि कैल्विन, स्टेटमेंट कई सारे हैं लेकिन हमारे सिलेबस में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कैल्विन प्लैंक, ओके कैल्विन प्लैंक, और दूसरा है क्लॉसियस। तो कैल्विन प्लैंक ने क्या बोला है कि जो हीट हम देते हैं, ओके जो इंजन हीट लेगा, ओके वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है। सो टोटल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ओके कुछ ना कुछ जो है लॉस होगी, ओके पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्लॉसियस ने क्या बोला है कि हीट, ओके हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट बाय ओन, ओके खुद से वो ओके कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो नहीं हो सकती, ओके जैसे रेफ्रिजरेटर वाला एग्जांपल है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, अंदर ठंडे रहते हैं फिर भी वहां से हीट निकाल के बाहर फेंकी जाती है, बाहर तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो एक्चुअली वहां पे वर्क किया जा रहा है, ओके थ्रू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, अंदर से हीट निकाल के बाहर लाई जा रही, वर्क किया जा रहा है। सो बिना एक्सटर्नली वर्क करे के ये पॉसिबल नहीं है, बाई ऑन नहीं हो सकता है, ओके, बाई ऑन नहीं हो सकता। बाई ऑन क्या होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो होती है, कोल्डर से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो नहीं होती है, ठीक है। चलो, तो ये जो है सेकेंड लॉ के जो है स्टेटमेंट थे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, जो नीट वाला सिलेबस है वो पूरा हो गया है, लेकिन सीईटी का जो सिलेबस है उसमें 2-3 पॉइंट बोर्ड में एक्स्ट्रा है, तो उसमें आपको हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर ये 2 पॉइंट जो है बढ़ के हैं। चलिए उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नीट के हिसाब से पूरा सारे जो है चीजें कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो हीट इंजन, तो हीट इंजन क्या है, एक ऐसे सिस्टम जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन क्या करता है, इट इज कन्वर्टिंग हीट इनटू ओके वर्क। तो यहां पे चलो हीट इंजन, ओके, ये जो है हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, ओके, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, देखो Q1 जो है या Q2 ऐसे आपको बता देगा, या साथ में आपको T1 T2 बोल देगा। तो ये हॉट रिजर्वायर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, और ये जो है कोल्ड रिजर्वायर की, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एक ही फॉर्मूला इफिशियंसी का, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय दिस, ओके, Q1, ओके, हिट Q1। वर्क डन क्या होता है, तो सिंपली ये होता है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। तो ये जो इफिशियंसी हो जाती है 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। इसी को कार्नोट इंजन के फॉर्म में पूछ सकता है। सो दिस विल बी 1 माइनस T2 बाय T1, टेम्परेचर के फॉर्म में इस तरह रहेगा। जो हीट इंजन मैक्सिमम इफिशियंसी देता है उसी को कार्नोट इंजन कहते हैं। तो यहाँ पे इफिशियंसी जो मैक्सिमम देगा दैट इज वी आर हैविंग कार्नोट इंजन। इससे बढ़ के कोई और इंजन नहीं हो सकता जो इफिशियंसी दे। सो सबसे ज्यादा इफिशियंसी देने वाला जो इंजन है वो कार्नोट इंजन रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको कार्नोट इंजन से रिलेटेड। अब इसके साथ में जो ना एक साइकिल बताया गया, ओके, एक साइकिल। चलिए यहाँ पे जो है ना ये कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, ठीक है। चलो वो नजर आ रहा है कि मैं देखता हूं, ओके, कवर हो रहा है इसकी स्क्रीन पर, ओके। चलिए स्क्रीन पे आपको जो है ठीक है नजर आ रहा है, ओके, ओके। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर ले, हम इधर कर लेंगे, ठीक है। चलिए रब कर दें इधर का, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे कार्नोट साइकिल में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, उधर ड्रॉ करने के बजाय इधर ही ड्रॉ कर देंगे। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, ओके। अब ये जो कार्नोट साइकिल है इसमें, ओके, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक, ये इस तरह से आपको मिलेंगे। अगर इसको A B C D बोल दें, दिस इज पीवी डायग्राम, ठीक है, पीवी डायग्राम। तो यहां पे अगर आप देखें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो 1 और 3 ये जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल, ओके। 2 and 4 ये एडियाबैटिक है, ओके, दिस इज वी आर हैविंग एडियाबैटिक, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड देख लो, यहाँ पे ये जो है एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो दिस इज वी आर हैविंग एक्सपांशन, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, देख लीजिए। सो दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो ये सिंपल आपको याद रखना है कि कौन से आपको प्रोसेस इसमें होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट, जैसे हीट इंजन है तो ऐसे आपको रेफ्रिजरेटर है, ओके, हीट पंप्स भी है, ओके। तो आपको जो है ना यहाँ हीट इंजन के जैसा आपको रेफ्रिजरेटर का भी ये फॉर्मूला आपको पूछता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको इसका पूछा जा सकता है। चलिए सो यहाँ पे हेडिंग लगा दो रेफ्रिजरेटर, ओके। सो रेफ्रिजरेटर, तो इसका जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस,
coefficient of performance. So this is simply okay, this is denoted by K. यहाँ पर भी सेम इंफॉर्मेशन रहेगी आपको, Q1 Q2 जो है वो हॉट और कोल्ड रिजर्वायर के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ मैं सिंपली फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ जो यूज होगा, ओके, सो दिस Q इज इक्वल टू, सॉरी, K इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे ये Q2 डिवाइड बाय दिस वर्क डन, और ये जो वर्क डन होता है, ओके, दिस इज सिंपली, ओके, Q1 माइनस Q2। वर्क डन क्या होता है? Q1 माइनस Q2। तो ये जो है ना आपको यहाँ पुट करना है, तो K इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब फिगर वगैरह देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, उनके टेम्परेचर इससे समझ में आ जाएगा। और इसी को हम जो है ना टेम्परेचर के फॉर्म में लिख देंगे, तो T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2 कर देंगे। ठीक है, अगर हीट देगा तो हीट ले लेंगे, ओके, रिजर्वायर्स की, टेम्परेचर देगा तो टेम्परेचर के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको जो है इफिशियंसी जैसा है 100% वैसे जो परसेंटेज में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको जो है ना ये दो चीजें आपके सामने आ गई। ठीक है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी पूछ सकता है रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, बहुत ज्यादा ये होता है कि इफिशियंसी पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं कार्नोट इंजन के। ठीक है, अब देखिए इसके साथ लास्ट पॉइंट अभी जो बचा है, दैट इज वी आर हैविंग स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल, अब जैसे हमारे कार्नोट साइकिल है उसी तरह से यहाँ पे ये जो है ना स्टर्लिंग साइकिल है। तो इसमें आपको जो है ना दो जो है आइसोथर्मल और दो आइसोकोरिक, ओके, दो आइसोथर्मल और दो आइसोकोरिक जो है प्रोसेस होते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए, ये C और ये D। तो इसमें 1 और 3 देखिए, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, और 2 और 4 अगर देखेंगे, सो दिस इज वी आर हैविंग आइसोकोरिक। फिर से कंसेप्ट वही है, 1 और 2 पे यहाँ पे एक्सपांशन है, चलो इसको दूसरे कलर से लिख देंगे, दिस इज वी आर हैविंग एक्सपांशन, ये एक्सपांशन है, और ये कंप्रेशन है, दिस इज वी आर हैविंग कंप्रेशन। ओके, तो ये जो है लास्ट पॉइंट था स्टर्लिंग साइकिल। तो आपको पूछ सकता है भी कौन से साइकिल यूज होते हैं, ये सॉरी कौन से प्रोसेस उसमें रहेंगे, तो दो आइसोथर्मल, दो आइसोकोरिक। ओके, तो यहाँ पर जो है ना ये सीटी के हिसाब से भी सारे पॉइंट जो है वो कवर हो चुके हैं। ओके, सो देखिए थोड़ा सा लेक्चर हमारा लेंदी हो चुका है। ओके, के पॉइंट्स बहुत सारे थे, पूरा चैप्टर जो है सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। तो होप आप इससे जो है बेनिफिट लेंगे। कुछ अगर डाउट रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।